रिबॉर्न टू लव माई डेविल हस्बैंड एपिसोड 51। 51 अर्जुन और पुनीत की मुलाकात। जब भी त्रिशा का बर्थडे होता है तुम हमेशा उसके लिए एक एक्सपेंसिव गिफ्ट्स लेकर जाती हो, जो कि न सिर्फ बहुत ज़्यादा महंगा होता है बल्कि बहुत ज़्यादा रेयर भी होता है। और जब भी तुम्हारा बर्थडे होता है तभी मैडम सिर्फ एक बुके लेकर आ जाती है। उसकी बातें सुनकर आयशा को हंसी तो आ रही थी लेकिन वह हंस नहीं सकती थी और अपने आप को कंट्रोल करते हुए वह धारा की तरफ देखते हुए बोलती है, धारा ये कैसी बातें कर रही हो तुम? वैसे भी गिफ्ट की कीमत नहीं देखी जाती है, गिफ्ट देने वाले की नियत देखी जाती है। और तुम तो जानती ही हो कि त्रिशा मेरी कितनी अच्छी दोस्त है। अभी उसकी फाइनेंशियल कंडीशन ठीक नहीं चल रही है इसलिए। और वैसे भी तुम भी तो जानती हो कि मुझे अपना बर्थडे सेलिब्रेट करना पसंद नहीं है। अभी उसने इतना कहा ही था कि उसे धारा की आवाज़ सुनाई देती है। हाँ, तुमने बिल्कुल सही कहा कि गिफ्ट की कीमत नहीं देखी जाती है, लेकिन मुझे लगता है कि अगर हम महंगे गिफ्ट और एक्सपेंसिव गिफ्ट दे नहीं सकते हैं तो उन्हें एक्सेप्ट भी नहीं करना चाहिए। उसकी यह बात सुनकर जहां त्रिशा गुस्से से आग बबूला हो रही थी वहीं आयशा को बहुत हंसी आ रही थी, लेकिन फिर भी वह अपने सीने पर हाथ रखकर अपने आप को कंट्रोल करने की कोशिश करती है और धारा की तरफ देखते हुए बोलती है, धारा यार रहने दो ना, कैसी बातें कर रही हो तुम भी मेरी दोस्त हो और त्रिशा भी मेरी दोस्त है। आज मेरा बर्थडे है, इस तरह से कैसे बातें कर रही हो तुम? मैं जानती हूँ त्रिशा बहुत ज़्यादा अच्छी और वह मुझसे बहुत ज़्यादा प्यार करती है। क्या हुआ अगर वह मेरे लिए कोई एक्सपेंसिव गिफ्ट नहीं लेकर आ पाई तो? उसके दिल में मेरे लिए बहुत ज़्यादा प्यार है, ये बात मैं बहुत अच्छे से जानती हूँ। त्रिशा वहाँ पर खड़ी हुई आयशा की बातें सुन रही थी। पता नहीं क्यों लेकिन आज पहली बार उसे ऐसा लग रहा था जैसे कि आयशा उसका सपोर्ट न लेकर उसको इंसल्ट कर रही है। अभी वह ये सब सोच ही रही थी कि तभी उसे आयशा की आवाज़ सुनाई देती है, अरे त्रिशा तुम खड़ी क्यों हो, आओ बैठो ना और बताओ क्या चल रहा है तुम्हारे साथ? तुम जिस प्रोजेक्ट पर काम कर रही थी वह अच्छे से हो रहा है ना? उसकी यह बात सुनकर त्रिशा के चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कान आ जाती है और वह आयशा की तरफ देखते हुए अपने मन में बोलती है, तुम बेवकूफ़ लड़की, बस कल का वेट करो। जैसे ही कल वह प्रोजेक्ट मेरे हाथ में आता है तब तुम्हारा चेहरा देखने लायक होगा। वैसे मैंने सोचा था कि तुम्हारा बर्थडे में अस्पताल में सेलिब्रेट करूंगी, लेकिन वह बेवकूफ़ गधा कुछ कर ही नहीं पाया। आयशा जानती थी कि उसके मन में क्या चल रहा है। आयशा अपना एक हाथ आगे बढ़कर धारा के हाथ पर रखती है और उसे आंख मारते हुए बोलती है, मेरे सर में कितना दर्द हो रहा है। तुम्हें पता है त्रिशा, कल मेरा एक्सीडेंट हो गया था। उसकी यह बात सुनकर धारा उसकी बात का मतलब समझ जाती है और वह एक और बार उसकी बेइज्जती करते हुए बोलती है, तुम किस बात रही हो आयशा? जो यहाँ पर आई है सिर्फ तुम्हें बर्थडे विश करने के लिए, वह भी एक बुके लेकर। यहाँ पर आए हुए उसे पूरे 10 मिनट से ज़्यादा हो गए हैं, लेकिन अभी तक इस लड़की ने तुम्हारे हाल चाल नहीं पूछे हैं और फिर भी तुम उसे अपना सच्चा और प्यारा दोस्त बोलते हो। मुझे तो समझ में नहीं आता है तुम्हारी आंखें कब खुलेगी। धारा कुछ सोचने की एक्टिंग करते हुए बोलती है, एक मिनट, कहीं ऐसा तो नहीं है कि तुम्हारा जो एक्सीडेंट हुआ है उसमें कहीं ना कहीं इसका हाथ हो? कल जो तुम अस्पताल में एडमिट थी तब इसका एक बार कॉल तक नहीं आया था तुम्हें ये पूछने के लिए कि तुम ठीक हो या नहीं। और अब जब यहाँ पर आई है तुम्हारी हालत देखने के बावजूद भी तुम्हें एक बार पूछा तक नहीं है कि तुम ठीक हो या नहीं। उसकी यह बात सुनकर अब त्रिशा को गुस्सा आ जाता है और वह गुस्से से धारा की तरफ देखते हुए बोलती है, धारा मैं जानती हूँ कि तुम मुझे पसंद नहीं करती हो, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं है कि तुम मुझ पर कैसे भी इल्ज़ाम लगाओगी। आयशा मेरी दोस्त है, मैं उसके साथ ऐसा क्यों करूँगी? और रही बात उससे उसके तबीयत के बारे में हाल चाल पूछने की, तो जब से मैं यहाँ पर आई हूँ तब से तुम ही तो बोली जा रही हो। त्रिशा ये सब बहुत ज़्यादा हड़बड़ाहट में बोल रही थी, जिससे धारा को भी समझ में आ जाता है कि कहीं ना कहीं आयशा की एक्सीडेंट के पीछे इसका हाथ जरूर होगा।
ये कन्फर्म होते ही वह और भी ज्यादा गुस्से में आ जाती है और उसे चिल्लाते हुए बोलती है, हाँ मैं ये बात बहुत अच्छे से जानती हूँ कि तुम उसकी कितनी अच्छी दोस्त हो। तभी तो तुम इस प्रोजेक्ट के लिए उसे फाइट कर रही हूँ जिसके लिए वह काम कर रही है। और जब भी वह कोई भी प्रेजेंटेशन या कोई भी काम करती है तो तुम उसके बारे में सारी इन्फॉर्मेशन उसे पूछती रहती हो। तो ऐसे में अगर मुझे लग रहा है कि तुम उसके पीछे पड़ी हुई हो, इस एक्सीडेंट में तुम्हारा ही हाथ है, तुम्हें गलत कैसे हो सकती हूँ। उसका ये सवाल सुनकर तृषा हड़बड़ा जाती है क्योंकि हकीकत तो वो भी जानती थी। वह तुरंत ही अपने नकली आंसू बहते हुए बोलती है, बस धारा बहुत हो गया। दोस्ती अपनी जगह होती है और काम अपनी जगह होता है। हाँ हम दोनों एक ही प्रोजेक्ट के लिए फाइट कर रही है, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं है कि उसका एक्सीडेंट जो हुआ है उसमें मेरा ही हाथ है। तृषा अपनी जगह से खड़ी होते हुए आयशा की तरफ देखती है और बोलती है, आयशा मैं तुमसे किसी और दिन मिलेगी और तब हम तुम्हारा बर्थडे सेलिब्रेट कर लेंगे। मैं अभी चलती हूँ, मुझे यहाँ से जाना होगा, वैसे भी अमित मुझे बुला रहा था। इतना कहते हुए वह तुरंत ही वहाँ से निकल जाती है। आयशा उसे रोकने का झूठा नाटक तो करती है लेकिन तृषा रुकती नहीं है। उसके जाने के 1 मिनट बाद ही केबिन में पूरी तरह से सन्नाटा छा जाता है और उसके बाद ही 2 लड़कियों की जोर जोर से हंसने की आवाज सुनाई देती है। यार धारा तुम तो सच में बहुत ज्यादा खतरनाक हो। मैं नहीं सोचा था कि तुम अगर बेइज्जती करने पर आती हो तो इतनी ज्यादा खतरनाक और क्रूएल हो जाती हो। मुझे सच में अब तुमसे बच के रहना पड़ेगा। उसकी बात सुनकर धारा हंसती है और बोलती है, अरे यार तुमने अभी मुझे ज्यादा ही कहा है। वैसे भी अगर तुमने इस छछूंदर से दोस्ती ही नहीं की होती तो हमें इस तरह से इसे डील करने की जरूरत नहीं पड़ती। पर छोड़ो कोई बात नहीं, अब तुम्हारी अकल ठिकाने आ गई है तो इसकी अकल ठिकाने लगाने में मैं तुम्हारी हेल्प करूंगी। चलो वैसे भी बहुत देर हो गई है, इस छछूंदर की आने के चक्कर में हम तुम्हारा बर्थडे भी सेलिब्रेट नहीं कर पाए थे। इतना कहते हुए वह टेबल पर रखे हुए बॉक्स को उठाती और उसमें से एक छोटा सा केक निकाल कर टेबल पर रख देती है। ये चॉकलेट केक था जो कि बहुत ही ज्यादा टेस्टी दिखाई दे रहा था। और सबसे बड़ी बात यह थी कि जहां से धारा ये चॉकलेट केक लेकर आई थी वहां के केक्स आयशा को बहुत ज्यादा पसंद थे। आयशा की आंखों में आंसू आ जाते हैं क्योंकि आज बहुत सालों बाद वह अपना बर्थडे सेलिब्रेट कर रही थी। अंडस्को वहीं दूसरी तरफ अर्जुन की कंपनी में अर्जुन इस वक्त बहुत गुस्से में था और उसके पीछे उसका असिस्टेंट और बाकी के ऑफिस के हायर अथॉरिटी के लोग आगे की तरफ जा रहे थे और उससे कुछ डिस्कस कर रहे थे। अर्जुन उनकी सारी बातें सुन रहा था और साथ में उन्हें रिप्लाई भी दे रहा था। ये करते हुए वह अपनी लिफ्ट की तरफ बढ़ ही रहा था कि तभी उसकी नज़र वहां पर बैठे हुए एक लड़के की तरफ चली जाती है, जिसे देखकर उसकी आंखें एक पल के लिए उसे पर ठहर जाती है और वह अपने एम्प्लॉइज की तरफ देखते हुए बोलता है, आप लोग मीटिंग रूम में पहुंचकर मेरा इंतजार कीजिए, मैं थोड़ी देर में वहां पर पहुंचता हूं। इतना कहने के बाद वह वहां से तुरंत ही उसे लड़के की तरफ चला जाता है। वही हायर अथॉरिटी के लोग ये देखकर हैरान रह जाते हैं लेकिन वो कुछ कहते नहीं हो और वहां से अर्जुन का ऑर्डर फॉलो करने के लिए चले जाते हैं। यहाँ पर और भी काफी लोग बैठे हुए थे और जिनके हाथ में फाइल लगी हुई थी। यहाँ पर फाइनेंस मैनेजर के लिए इंटरव्यू चल रहे थे। ऐसा इसलिए था क्योंकि 2 दिन पहले ही अर्जुन ने फाइनेंस मैनेजर को बाहर निकाल दिया था। अर्जुन वहां पर जाकर खड़ा हो जाता है जहां पर उसे वह लड़का दिखाई दिया था जो कि उसे जाना पहचाना दिखाई दे रहा था। वही वहां पर मौजूद जितने भी लोग थे वह सब उसका प्रेजेंस और उसका और देखकर एक पल के लिए डर जाते हैं। वहां पर जो ऑफिस का स्टाफ था जो उन्हें डायरेक्शन दे रहा था वह भी अर्जुन को अचानक से अपने सामने देखकर एक पल के लिए हैरान रह जाता है और बोलना बंद कर देता है। वह लड़का जैसे अर्जुन देख रहा था वह अब भी अपनी फाइल को पढ़ रहा था। तभी उसे अपने ऊपर से एक भारी आवाज सुनाई देती है, तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? जैसे ही अर्जुन की आवाज देती है पुनीत तुरंत ही अपना सर उठाकर अपने सामने देखा है तो अर्जुन को देखकर वह भी एक पल के लिए हैरान रह जाता है।
लेकिन अगले ही पल उसके चेहरे पर मुस्कान आ जाती है और वह खड़े होते हुए अर्जुन से हाथ मिलाता है और बोलता है, आप यहाँ पर क्या कर रहे हैं? मुझे लगता है कि आप यहीं पर काम करते हैं। मैं भी यहाँ पर इंटरव्यू देने के लिए आया हूँ। अर्जुन उसकी तरफ देखता है और बोलता है, उसे दिन भी तो शायद तुम इंटरव्यू देकर आए थे ना? क्या वहाँ पर तुम्हारा सिलेक्शन नहीं हुआ था? उसका सवाल सुनकर पुनीत एक फीकी से मुस्कान देता है और बोलता है, सिलेक्शन तो तब होता ना जब मैं वहाँ पर इंटरव्यू के लिए पहुँच पाता। वह एक्सीडेंट हुआ था, उसे टाइम पर मैं इंटरव्यू के लिए जा ही रहा था। लेकिन अगर मैं इंटरव्यू देने के लिए चला जाता तो शायद आपकी वाइफ को बचा नहीं पाता। वैसे भी मेरी माँ ने मुझे सिखाया है कि पैसा बहुत कुछ हो सकता है लेकिन किसी इंसान की जिंदगी से बढ़कर नहीं। इसलिए मैं इंटरव्यू देने के लिए नहीं गया था। लेकिन तभी उसके दिमाग में ख्याल आता है और वह अर्जुन की तरफ देखते हुए बोलता है, वैसे आपको कैसे पता चला कि मुझे दिन इंटरव्यू के लिए गया था या इंटरव्यू देकर आया था? अर्जुन के चेहरे पर इस वक्त कोई भी भाव नहीं थे और वह प्लेन टोन में बोलता है, जब मैं तुम्हें वहां पर मिला था तो तुम्हारे हाथ में फाइल थी जैसे कि अभी है। ऐसे में अगर कोई भी तुम्हें देखा तो बता सकता था कि तुम इंटरव्यू देकर या फिर इंटरव्यू देने जा रहे हो। उसकी बात सुनकर पुनीत के चेहरे पर मुस्कान आ जाती है और वह बोलता है, कोई बात नहीं है, आई होप कि यह जब मुझे मिल जाए क्योंकि मुझे सच में जॉब की बहुत ज़रूरत है। अब आप जाए, आपको भी तो डिले हो रहा होगा। वैसे भी यहाँ के बस बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट है, मैंने ऐसा सुना है। अगर आप मेरी वजह से लेट हो गए तो आपको बहुत डांट पड़ेगी और मैं नहीं चाहता कि मेरी वजह से किसी और को डांट पड़े। इतना कहते हुए पुनीत मुस्कुरा देता है। वही वहां पर मौजूद जितने भी एम्प्लॉयज थे उन्हें तो ठंडा पसीना आ रहा था। फ्रेंड्स, कैसा लगा आपको आज का एपिसोड? अगर पसंद आया तो प्लीज़ स्टोरी को लाइक करो और कमेंट में ज़रूर बताएं। थैंक यू सो मच। हर हर महादेव।